नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी में हिंदी व्याकरण से दोस्तों आपको 40 टॉप वीवीआई प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यह जो 40 प्रश्न जो वीवीआई 40 प्रश्न हम करवा रहे हैं, जिसमें आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू जाकर टपकेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न 100% आएगा सेम टू सेम। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों इस फर्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संधि के कितने भेद हैं। ए ऑप्शन दे रहा है 2, बी में दे रहा है 3 और सी में दे रहा है 4 और डी में दे रहा है 7। तो दोस्तों संधि के जो भेद होता है वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 होता है। कौन कौन होता है? तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। तीनों आपको याद रखना है। तीनों में से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि पूछ सकता है कि निम्न में से संधि कौन है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। यानी संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ज्योतिर्मय उदाहरण है। ए ऑप्शन दे रहा है स्वर संधि, बी में दे रहा है व्यंजन संधि और सी में दे रहा है विसर्ग संधि और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ज्योतिर्मय जो है ये किसका उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। तो ज्योतिर्मय जो उदाहरण है दोस्तों वह विसर्ग संधि का है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि का। अभी बताया ना दोस्तों 3 भेद होता है इसका, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तीनों आप याद रखिएगा। और इसमें पूछा जा रहा था कि ज्योतिर्मय जो है उदाहरण है तो विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न आप देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है? शब्द के पहले लगता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। आप लोग दोनों अच्छी तरह से याद करिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यानी उपसर्ग पूछा जा रहा था तो अनु यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिणामवाचक विशेषण है। देखिए परिणामवाचक विशेषण जो है कौन है? सुंदर है, थोड़ा सा, चार या पुराना। तो देखिए दोस्तों परिणामवाचक विशेषण किसको कहते हैं देख लीजिए आप लोग। जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी परिणामवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिससे यानी किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध होता है तो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध दो, पूरा आनंद आ गया, यानी ये थोड़ा जो है पूरा है, ये सभी क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। तो देखिए अब ऑप्शन में पढ़िए। पूछा जा रहा था कि परिणामवाचक विशेषण क्या है, तो थोड़ा सा भी जस्ट आपको बताएं तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह खाली स्थान समास होगा। यानी जहाँ दोनों पद प्रधान होता है तो वहाँ जो है उसको कौन समास कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जोड़ आलय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न आप देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा का जो भेद होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। यानी आपको बताना है, आपको ये 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें बताना है दोस्तों कि शुद्ध शब्द जो है कौन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी।
देवनागरी जो होता है इसी तरह से लिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दोस्तों आपको जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रामर का, टोटल आपको एक वीडियो में 1 लाइनर हम आपको वीडियो बनाए हैं इस चैनल पे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें टोटल टॉपिक से, संज्ञा से, प्रत्यय, उपसर्ग, यानी कि मुहावरा, टोटल आपको उसमें एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिए, काफ़ी मदद मिलेगा उस वीडियो से। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है सारा करवाया हुआ है दोस्तों, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 10वां नंबर 10वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। आपको बताना है कि कर्मधारय समास जो है नहीं है। कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर, नवयुवक। तो चवन्नी जो है, यह जो है चवन्नी जो है कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कमल नयन, नीलांबर, नवयुवक ये सभी जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम में पूछे, लेकिन आपसे पूछ सकता है। इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि कमल नयन, कमल नयन कौन समास है, तो आप याद करके रखिएगा दोस्तों, तभी नहीं यह कर्मधारय समास होता है। हम आपको बता रहे हैं ये चवन्नी जो है यह जो होता है द्विगु समास होता है, क्योंकि चवन्नी जो है द्विगु समास होता है। और यह कमल नयन, नीलांबर और नवयुवक ये सभी कौन सा समास है, तो यह कर्मधारय समास है, तो आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हलकार्य का अर्थ होता है। हलकार्य का जो अर्थ होता है वह हल जोतने वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब मेरा 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या है, तो वह उत जोड़ चारण है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत जोड़ चारण। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के जो भेद होता है दोस्तों वह कितने होते हैं, 5, 4, 3, 6। तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद जो होते हैं 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है वह कौन नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जो है कौन है, चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, बनवास। तो चंद्रमुख जो है यह जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। और देखिए यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यह कौन समास हो जाएगा, तो यह द्विगु समास होगा। ऋषिपुत्र, ये ऋषिपुत्र, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और वनवास ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग ये भी सभी को हम बता रहे हैं, सभी याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये सभी भी इम्पोर्टेंट है, आपको इससे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे भी याद रखिएगा। ऋषिपुत्र जो है तत्पुरुष, वनवास भी है तत्पुरुष समास, चंद्रमुख जो है ये कर्मधारय समास है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, ए ऑप्शन दे रहा है किलो, 3 किलो, और बीम दे रहा है 4, और सिम दे रहा है अधिक, और डीम दे रहा है अच्छा। तो गुणवाचक विशेषण जो है यानी अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। अभी बताए थे पीछे दोस्तों कि प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगा हुआ रहता है, यानी कि शब्द के बाद में अंतिम में लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो यह देखिए गुणवान में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वान प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द के अंत में देखिए वान जो है शब्द के अंतिम में लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा गुणवान का जो होगा, इसमें वान प्रत्यय लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब 18 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द जो है कौन लिखा हुआ है, कर्तव्य,
श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में चुनना है कि अशुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए श्रृंगार जो होता है दोस्तों वो इस तरह से लिखाता है, ठीक है, श्रृंगार। तो यहाँ पे मेरा कौन सा करेक्ट यानी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो, क्योंकि अशुद्ध पूछा जा रहा था तो इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सही श्रृंगार इस तरह से लिखाता है, ठीक है। बाकी कर्तव्य, रोशनी और ये दुरात्मा ये सभी सही लिखा हुआ है, लेकिन श्रृंगार जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, इस तरह से लिखाता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग जो होता है अधर्म में अ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अ, ठीक है। अधर्म में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अधर्म में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। बताना है दोस्तों लिखाई में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आई प्रत्यय, ठीक है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आई प्रत्यय। अगला प्रश्न अब 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण कौन जो है नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास और चौराहा। तो देखिए चौराहा जो है यह एक द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो राजपुत्र है, पवनपुत्र है, वनवास है, ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन चौराहा जो है द्विगु का है, इसलिए नहीं पूछा जा रहा था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण का जो 100% आने का चांसेज है वही प्रश्न 40 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सेलेक्ट किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी 40 प्रश्न इसमें करवा रहे हैं सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 100% VVI प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो टारगेट है उसे 100% पूरा कर सकें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द है। आपको बताना है दोस्तों कि शुद्ध शब्द जो है कौन है। तो अभिलाषा जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अभिलाषा, यह शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो लिखा हुआ है दोस्तों ये सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का जो उदाहरण है वह कौन है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह भानु उदय। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है भानु उदय उसमें स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न का, साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी यानी सब्जेक्ट का, जाकर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का यानी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जाकर देख सकते हैं जिसमें हम आपको करवाए हैं, ठीक है। और उसमें वही प्रश्न बताया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यानी VVI प्रश्न है, जो कि 100% आने का चांसेज है। इसलिए दोस्तों आप लोग समय अभी बहुत कम बचा हुआ है, जाकर फटाफट वो सभी वीडियो जरूर देखें ताकि जो आपका टारगेट है उसे 100% पूरा कर सकें। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वनाम का भेद है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वनाम का जो भेद है वह कौन है। तो देखिए ए ऑप्शन में दे रहा है संबंधवाचक, बी में दे रहा है द्रव्यवाचक, सी में दे रहा है व्यक्तिवाचक और डी में दे रहा है भाववाचक। तो देखिए ये सभी जो है ना संज्ञा का भेद है, लेकिन सब संबंधवाचक जो है यह सर्वनाम का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो तीनों लिखा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा का भेद है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए वह जो है सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो है कौन है। दशानन है, प्रेम सागर है, दिन रात है, प्रतिदिन है। तो दिन रात जो है यह द्वंद्व समास है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी
मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास पहचानने का एक रूल होता है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द होगा, ठीक है, उल्टा शब्द होगा। यानी देखिए दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, तो दोनों का एक दूसरे को उल्टा रहेगा, ठीक है। या तो उसको विग्रह करने पर और आता है, तो ये दिन और रात है इस तरह से। जैसे कि और इसका एग्जाम्पल क्या है, माता पिता, ठीक है। इस तरह से ये सभी जो होता है इसका उदाहरण होता है द्वंद्व समास का, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न आप देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, सात्विक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह क्या होगा, तो तामसिक होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंचला जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दुर्गा का है, सॉरी लक्ष्मी का है। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए होश शब्द का जो शब्द का प्रयोग होता है सदैव बहुवचन में होता है, क्या होता है, बहुवचन में। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवचन। देखिए इसी तरह से और देखिए मेरा क्या क्या शब्द होता है, आंसू हो गया, आदरणीय हो गया, आप, दर्शन, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, वाल, लोग और होश, ये सभी जो है ना हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोग ये सभी को याद रखिएगा। आपको इसमें से कुछ समाचार जो है यानी कि यह कौन सदैव प्रयोग होता है, तो आपको याद रखिएगा बहुवचन, तभी नहीं याद, यानी ऑप्शन टिक करिएगा। हम आपको तो प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छा कंटेंट, आपको है कि याद करना है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये सभी शब्द में, ठीक है। जरूरी नहीं कि होश ही पूछे, आपको ये सभी भी पूछ सकता है, ये सभी भी पूछ सकता है, इसलिए आप सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरा तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 30 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं, तो अवयव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अवयव। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का जो विलोम होता है यानी उल्टा शब्द बताना है दोस्तों चोर शब्द का, तो चोर शब्द का जो उल्टा होगा, विलोम शब्द होगा, वह क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विवाह शब्द है, विवाह जो शब्द है वह कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा है 33 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लंबोदर शब्द कौन समास है दोस्तों, समाज लिखा गया समास है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा लंबोदर जो शब्द है वह कौन समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। तो देखिए लंबोदर जो शब्द है दोस्तों वह बहुब्रीहि समास है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लंबोदर जो है कौन समास है, तो यह मेरा बहुब्रीहि। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। दशानन जो है कौन समास है, आप लोग आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दशानन जो है वह कौन समास है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध है, यानी आपको बताना है कि ये ऑप्शन जो दिया हो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन लिखा हुआ है। तो हिंदू जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदू इसी तरह से लिखाता है, बाकी यह सीबी और यह मधुर ये दोनों गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदू जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या हो, यानी क्या अर्थ है। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो खूब उन्नति करना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि नरक शब्द का जो विशेषण होगा वह कौन है, तो नारकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारकीय। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न
सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा आपको यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, जिसमें कि आपको टॉप VVI प्रश्न करवाया गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर वो सभी वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देखिए। अब समय कम बचा हुआ है, फटाफट सभी को कम से कम एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें हम आपको वही प्रश्न बताए हैं जो कि 100% आने का चांसेज है। तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। दोस्तों आपको बताना है कि विशेषण का जो भेद होता है मुख्यतः कितने होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 भेद कौन कौन होता है तो देखिए, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये 4 जो होता है भेद होता है, मुख्य भेद होता है। ठीक है, किसका तो विशेषण का। आप लोग चारों याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 38 नंबर प्रश्न में पूछे कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है विशेषण का। तो देखिए, प्रविशेषण, गुणवाचक और परिणामवाचक और संख्यावाचक। तो दोस्तों प्रविशेषण जो है यह नहीं है इसका यानी भेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है विशेषण का भेद है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न अब 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। आँख शब्द का जो पर्यायवाची है वह कौन होगा। तो दोस्तों आँख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह लोचन होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोचन। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नयन भी होता है, क्या होता है, नयन भी होता है। आप नयन भी याद रखिएगा। नयन हो गया, लोचन हो गया, ये सभी किसका है, चक्षु हो गया, ये सब क्या है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अब लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम ने भिखारी को पैसा दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। यानी को जो है ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, संबंध का, करण का, कर्म का या संप्रदान का। तो कर्म का है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म आ रहा है ना, तो को जो हो गया कर्म का होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के 40 काफ़ी VVI प्रश्न हम आपको करवाए हैं, और इस 40 प्रश्न में से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न हूबहू जाकर टपकेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप लोग सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।